बहुत बड़ी कमजोरी माना जाए। मतलब ये वो जो माइक्रो मैनेजमेंट जो उस तरफ दिखता है वो इधर नहीं दिखता। और अगर मैं इसको इस तरह से कहूं योगेंद्र जी कि कहीं वो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे, वो जो परफॉर्मेंस था उसी के सहारे पूरी तरह से एकदम कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट बल्कि मैं कहूंगी वो थी, उसके सहारे बैठी हुई थी, या जो बीजेपी के नेगेटिव पॉइंट्स है या एंटी इनकम्बेंसी जो बात यहां पर हो रही थी सिर्फ उसी के सहारे थी, उसने और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश नहीं की, या फिर वही जो एनके सर ने पॉइंट उठाया कि आपका जो कैडर है वो उसको उस तरह से कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं पाया। मुझे लगता है कि फ्रेम फ्रीज हो गया है। अच्छा, लगता है सिंह साहब से ये जवाब ले लेते हैं। सर, क्या लगता है, जो हिमानी पूछ रही थी, माइक्रो मैनेजमेंट में बीजेपी को आप आ गए, वापस जुड़ गए? हिमानी जी। योगेंद्र जी, क्या आपने मेरा सवाल सुना था? नहीं तो मैं रिपीट कर देती हूँ। जी, सिर्फ इसे माइक्रो मैनेजमेंट ही नहीं, हाँ मैंने सुना जी, मैंने सुना आपकी बात। मैं इसे केवल माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कहता हूं, ये कुल मिला के एक राजनीतिक कौशल है। माइक्रो मैनेजमेंट एक बहुत छोटी चीज हो जाती है। एक नेतृत्व की जिम्मेवारी है किसी भी संगठन में, किसी भी पार्टी में, किसी भी गठबंधन में, कि आप कुल मिला के चुनाव के लिए एक ओवरऑल रणनीति बनाएं और फिर उस रणनीति को एग्जीक्यूट करें। इन दोनों ही पक्षों में ना तो मुझे महाविकास आघाड़ी की कोई ओवरऑल रणनीति दिखाई दी, और जो कुछ रणनीति थी उसको एग्जीक्यूट करते हुए वो दिखाई नहीं दी। तो ये काफी बड़ा, इसे एक राजनीतिक फेल्योर माना जाएगा, केवल मैनेजरियल फेल्योर नहीं है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कुछ दिक्कत आ रही है। बाहर चुनाव हार जाना तो बहुत दिक्कत है। योगेंद्र जी, जहां आज आप हैं, लगता है कि वहां पे सिग्नल काफी वीक है, क्योंकि काफी दिक्कत हो रही है, आपको सुनने में काफी ब्रेक हो रहा है बीच में आपकी आवाज। लगता है कि दोबारा आएंगे जी, एक बार दोबारा कनेक्ट होंगे तो ठीक रहेगा, और आप प्लीज कनेक्ट होइएगा, क्योंकि एक दो सवाल और रह गए हैं, तो एक बार कनेक्ट और हो जाइएगा। देखिए योगेंद्र जी, जो अभी कह रहे थे ना, उसमें एक क्या है कंफ्यूजन। जब वो बीजेपी के बरक्स या मोदी के बरक्स कह रहे थे तो वो कांग्रेस नहीं कह रहे थे, वो इंडिया गठबंधन कह रहे थे। अब इंडिया गठबंधन का कैरेक्टर क्या है? रीजनल तमाम पार्टीज जो आपस में ही लड़ती रहती हैं, उनका एक गठबंधन है जिसका हेड, जिसके शीर्ष पे कांग्रेस है। तो आपको बीजेपी के मुकाबले एक पूरा अपोजिशन को तसव्वुर करना पड़ रहा है, सिर्फ कांग्रेस से नहीं काम चलेगा। कांग्रेस जब तक बीजेपी के बरक्स 19-20 पे नहीं आती है तब तक, क्योंकि आप कल जानती हैं कि ममता बनर्जी कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगी। ये जो वल्नरेबिलिटीज दिल्ली में वो स्थिति आम आदमी पार्टी के साथ रहेगी, आम आदमी की यही स्थिति है। तो इसलिए जो वल्नरेबिलिटी है, एक तो ये है कि आप जब अपोजिशन कहते हैं तो उसका चेहरा कोई एक नजर नहीं आता है, और दूसरा ये है कि कांग्रेस का अपना कैडर स्ट्रक्चर ना होने की वजह से, और ये मिसिंग आज से नहीं है, कांग्रेस का एक कैरेक्टर रहा है कि ये, जब इंदिरा गांधी से पूछा गया, काफी लोगों ने पूछा कि मैडम ये आपका तो कैडर स्ट्रक्चर गायब हो रहा है। कैडर स्ट्रक्चर, कांग्रेस सेवा दल, मुझे याद है जब हम कांग्रेस कवर करते थे तो कांग्रेस सेवा दल के लोग टोपी पहने और अपना डंडा लिए हुए खड़े होते थे लाइनों में। आज कभी आपने देखा है कांग्रेस सेवा दल का अस्तित्व? सर, तो यही कारण है कि सत्ता से इतने वक्त से वो दूर है, लेकिन उसके बावजूद वो उसको समझ नहीं पा रहे। नहीं, यही सबसे बड़ी बात है कि, और अगर राहुल गांधी समझ भी रहे हैं तो वो पार्टी आदमी नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन मैन नहीं है। नतीजा ये हो रहा है कि इंडिविजुअली तो एकला चलो ले उनका ठीक है, लेकिन वो एक पार्टी स्ट्रक्चर जो दिन रात लग के खड़ा करना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। लिहाजा वो आपके एमएलए मान लीजिए जीत भी जाते हैं तो कल वो बहक के कहीं और चले जाते हैं। तो हकीकत यह है कि कांग्रेस को कैडर स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग करेंगे जब तक ये नहीं करते हैं, और उसके बरक्स अगर मोदी जी कहीं लूज करते हैं तो स्ट्रॉन्ग कैडर स्ट्रक्चर है, अगर वो भी लूज करता है तो आरएसएस खड़ा है। तो ये अगर आप देखें तो उसके मुकाबले अपोजिशन, और वो भी अपोजिशन जो आपस में ही लड़ता रहता है,
उसको देख के जनता मुतासिर होगी कैसे, ये मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। योगेंद्र जी जब दोबारा जोड़ेंगे तो ये क्वेश्चन शायद उनके लिए रेलेवेंट होगा। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ देखिए, ऐसा है कि लेकिन सबसे पहले ये बात कांग्रेस को ही समझनी पड़ेगी कि उनमें कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन की कमी उनमें है। आपको ध्यान होगा कि जिस समय काउंटिंग शुरू हुई थी उस समय हमारे जो रिपोर्टर हैं महाराष्ट्र के विलास, तो विलास ने एक बात पॉइंट आउट करी थी कि इस इलेक्शन में महाराष्ट्र में कांग्रेस फाइट करती हुई दिखाई नहीं दी। और लेकिन ये जब बात कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने सुनी तो उन्होंने काउंटर करी बड़ा अग्रेसिव होके कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हमने तो बहुत अच्छी फाइट करी, रिजल्ट दिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये फैक्ट है और हमें जो ग्राउंड रिपोर्टिंग मिली है, हमारे रिपोर्टर्स ने जो बताया, अगर हम झारखंड की भी बात करें तो झारखंड में जो सारा 80-90% जो कंट्रीब्यूशन है, अगर कांग्रेस को भी जो सीटें मिली हैं वो भी हेमंत सोरेन और उनकी वाइफ जिस तरीके से वहाँ उन्होंने कैंपेनिंग करी, अग्रेसिव तरीके से उन्होंने वहाँ करा, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को उसका फ़ायदा वहाँ हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी बात नहीं है। महाराष्ट्र में तो कांग्रेस क्योंकि लार्जेस्ट पार्टी थी और लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद भी आप देखिएगा कि 20 सीटें अभी हैं इनकी उसमें विधानसभा में, तो आप देखिएगा कि मतलब 4-6 महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया। मेरे को तो एक चीज़ ऐसी ये नज़र आती है कि उस समय जो एंटी बीजेपी जो वोट थे वो सारे के सारे एमवीए को मिले और वो सारे के सारे वोट अब वापस आ गए। और उनका जो एक संविधान वाला था, अब तो ऐसे ही लगता है कि वो एक तुक्का था या क्या था। एक चीज़ उनकी चल गई, उसके बाद हरियाणा का इलेक्शन वो हारे, उसके बाद महाराष्ट्र का इलेक्शन वो हारे और झारखंड में भी जो भी उनकी स्थिति है वो स्थिति झारखंड मुक्ति मोर्चा का उसमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। हमारे साथ अनिल यादव कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, उन्हीं से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं और साथ ही साथ विजय शर्मा भी रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। लेकिन पहले अनिल यादव, आपसे मैं समझना चाह रही हूँ ये चिंतन मनन कब करेंगे आप? ये चिंतन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि चुनाव दर चुनाव यही स्थिति आप लोगों की है। देखिए, मैं बहुत देर से आप लोगों का विश्लेषण सुन रहा था और काफी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, उन्होंने सबने अपने अपने विचार रखे। लेकिन मैं समझता हूं कि इस विश्लेषण के लिए थोड़ा सा जल्दी है ये समय, कम से कम क्योंकि हमने हरियाणा के चुनाव में भी देखा था और कई बार ऐसा होता है कि जो अर्ली ट्रेंड्स होते हैं वो चुनाव की स्पष्ट स्थिति नहीं बताते हैं। और अभी क्योंकि मैं तो भाई आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, जो लोग जमीन पे रहते हैं, जो काउंटिंग का हिस्सा रहते हैं, वो जानते हैं कि अभी पहला राउंड भी पूरा नहीं हुआ होगा, मुश्किल से हुआ भी होगा तो एक राउंड से ज्यादा दूसरे राउंड की काउंटिंग चल रही होगी। तो क्या बता रहे हैं वो, क्या पलट जाएगा? पोस्टल बैलेट खत्म हुआ है और वोटों की जो ईवीएम की काउंटिंग है वो शुरुआत हुई है। बिल्कुल देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि जनता हमारे साथ, जो हमने पॉजिटिव कैंपेन किया है उसके साथ रहेगी, जो जनता के मुद्दों को उठाए उनके साथ रहेगी, ना कि जो समाज को, जातियों को और आपसी भाईचारे को तोड़ने की बात करते हैं, बांटने की बात करते हैं, उनके साथ नहीं रहेगी। हमने तो बड़ा नेगेटिव कैंपेन देखा इस तरह के। अनिल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। संजय राउत कुछ कह रहे हैं, एक बार वो सुनवाते हैं। महाराष्ट्रामध्ये लाडके भाऊ, लाडके आजोबा, लाडके काका, लाडके मामा, लाडके दादा नाही आहेत का? आहेत ना? मी परत सांगतो की काहीतरी गडबड आहे आणि मोठी गडबड आहे। महाराष्ट्रावर अडाणीचं बारीक लक्ष होतं, विशेषतः काल अडाणीचा अटक वॉरंट निघाल्यानंतर अशा प्रकारचे निकाल येतील का अशी आमच्या मनात शंका होती। गौतम अडाणीला अमेरिकेतून काल जे अटक वॉरंट निघालं, त्यांच्यावर जे भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले ते अप्रत्यक्षपणे भ्रष्टाचाराचे आरोप हे भारतीय जनता पक्षावरच होते, शिंद्यांवर होते। कारण या निवडणुकीमध्ये सगळ्यात जास्त पैशाचा वापर आणि ताकद ही अडाणींनी लावली आणि आता या निकालावरती गौतम अडाणीचा प्रभाव आहे का? कारण अडाणी, मोदी आणि फडणवीस, शिंदे वेगळे नाहीत। नाही, पण राऊत साहेब तुम्ही म्हणते की काहीतरी गडबड आहे, तर नेमकं तुम्हाला काय म्हणायचं आहे? मी पाहू ना आता ईव्हीएम मध्ये गडबड आहे की या पैशाचा वापर ही गडबड आहे? पैशाचा वापर झालेला आहे याच्याविषयी माझ्या मनात काही शंका नाही, तुम्हालाही माहिती आहे पैशाचा किती मोठ्या प्रमाणात वापर झाला। एकनाथ शिंदे यांचे सर्व आमदार कसे काय निवडून येऊ शकतात? कसे काय निवडून येऊ शकतात? अजित पवारांचे, ज्यांच्या गद्दारी विरुद्ध महाराष्ट्रात रोष आहे, ज्यांच्या बेईमानी विरुद्ध महाराष्ट्रात प्रचंड रोष आहे, शरद पवारांच्या सभांना, त्यांच्या प्रचाराला तुफान प्रतिसाद मिळाला, ते वादळ तुम्हाला दिसत नाही।
पण आज जागा जिंकल्यावरती युतीचं वादळ म्हणताय. तुम्ही स्वतःला प्रश्न विचारा मीडियानं. मीडिया हा एक लोकशाहीचा महत्त्वाचा स्तंभ आहे. त्यांनी हा प्रश्न स्वतःला विचारावा, गडबड आहे की नाही. पण राऊतसाहेब, तुम्ही लोकसभा निवडणुकांचे निकाल मानले तर मग आम्ही निवडणुकांचे लोकसभेचे निकालही मानले नाहीत. सॉरी, लोकसभेच्या निकालातही गडबड झाली असं आम्ही मानतो. नाही तर नरेंद्र मोदींचा पराभव नक्की झालेला होता. नाही, पण महाराष्ट्रात जे निकाल लागले लोकसभा, तेही आम्ही आमच्या अनेक जागा ह्या लोकांनी चोरल्या. हे आम्ही वारंवार म्हणाले. तुम्ही माझ्या तोंडी काही घालू नका. आम्ही अत्यंत संघर्ष करून विजय मिळवला. ह्या वेळेला खूप मोठं कारस्थान या निकालामागे मला दिसतंय आणि 100% हा निकाल महाराष्ट्र के नतीजों में कुछ गड़बड़